नमः संस्कृताय मित्रों, मैं नीरज अवस्थी आज आपके सामने पुनः संस्कृत को लेकर आया हूं और आज अपन पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण कहाँ से होते हैं यह हमें उच्चारण स्थान से पता चलता है और कोई भी एग्जाम हो उसमें उच्चारण स्थान कहीं ना कहीं से उच्चारण स्थान से एक नंबर आता ही आता है, ये कन्फर्म है। तो देखते हैं हम उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थानों में मुख्यतः आखिर कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो जो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को लिखा है वो हमें उसकी जानकारी माहेश्वर सूत्रों से हुई है और उसमें दो प्रकार के ही वर्णों को शामिल किया गया है, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। अच्छा, स्वर कितने हैं? मूलतः 9। कौन कौन? आ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 9 स्वर हैं। इसके बाद अगर हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन कितने हैं? 33। कौन कौन से? पहले वर्गीय व्यंजन या इन्हीं को स्पर्शी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरे ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 33, ये 4 और ये 4। ये हम आपको पहले भी बता चुके थे। आज अपन इनके उच्चारण स्थान क्लियर करेंगे कि वर्णों को, किस वर्ण को कहां से उच्चारित करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी एक सारणी आपको बना रहे हैं। धीरे धीरे देखते जाना वो सारणी बनी कैसी है। अगर आपने सारणी बना ली तो उच्चारण स्थान कभी मिस्टेक नहीं होंगे। चलिए, सारणी बनाने के लिए हमें सबसे पहले इनमें से वर्गीय व्यंजनों को लिखना है। तो हम वर्गीय व्यंजनों को लिखते हैं यहां पर। वर्गीय व्यंजन कहां से कहां तक? का से लेकर मा तक। क, ख, ग, घ, अंग, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठ, डा, ढ, अण, ता, था, दा, धा, न, पा, फा, वा, भा, मा। ये हमने वर्गीय व्यंजन लिख लिए। अब व्यंजन 25 तो ये हो गए। अब हमारे पास जो शेष बचे वो एक तो अंतस्थ, इनकी संख्या कितनी है? 4, और दूसरे ऊष्म, इनकी भी संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ कौन कौन से हैं? या, वा, रा और ला। और जो शेष 4 बचे ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन भी कौन कौन से हैं? सा, सा, सा और हा। चलिए, अच्छा, इनका क्रम थोड़ी हम इसी के हिसाब से लिखे दे रहे हैं। तो ये हो जाएंगे या, रा, ला, वा। ये सही क्रम। अब आप देखना कि हमने सबसे पहले वर्गीय व्यंजनों को लिखा, इनकी संख्या कितनी है? 25। अब इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। इनको रखेंगे। तो हम यहां से तय करेंगे कि ये कितनी लाइनें हैं? 1, 2, 3, 4, 5। हम 5 में से वर्गीय, हमारे पास जो अंतस्थ हैं वो 4 हैं, तो एक हम ऊपर का छोड़ देंगे, एक नीचे का, और इसी क्रम में ये 4 को स्थापित करेंगे। तो हम 3 लिख देंगे, या, रा, ला। अब 4 में से हमारे पास एक शेष बचा, तो उस एक को हम नीचे लिख देंगे, वा। यहां लिख दिया हमने। अब हमारे पास जो शेष बचे उसमें व्यंजन, हम पुनः वही कंडीशन हमारे पास कि उसमें व्यंजन भी कितने हैं? 4। और लाइनें हमारे पास 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हम पुनः यहां पर इन 2 को छोड़ देंगे और इसी क्रम में सा, सा, सा को लिखेंगे। तो हमने तीनों सा को लिख दिया, सा, सा, सा। और जो नीचे, अब हा था तो वा को हमने नीचे लिख दिया, हा को हम यहां पर रख देंगे। ये हमारे व्यंजन लिख चुके हैं।
पुनः आप देखना, सबसे पहले हमने वर्गीय व्यंजनों को रखा। वर्गीय व्यंजनों के बाद ये हमने तय किया कि 5 वर्ग हैं, 5 लाइनों में लिखे हैं, क च ट त प। तो हमने एक ऊपर की छोड़ दी और एक नीचे की। तो जो या रा ला वा है, इनको क्रम से 3 लाइनों में स्थापित कर दिया। या रा ला और वा को नीचे रख दिया। अब पुनः वही कंडीशन उसमें व्यंजन की। उसमें व्यंजन भी हमारे पास 4 हैं, लेकिन जो ये वर्ग थे ये 5 वर्ग हैं या 5 लाइनें बोल सकते हैं, मैंने ये 5 लाइनें हैं। तो हमने इनमें से क्या किया, एक ऊपर हटा दिया और एक नीचे, और तीनों सा को एक क्रम से रख दिया। अब हमारे पास जो हा बचा, तो हमने वा को नीचे लिख दिया, तो हा को हम ऊपर, हा को इससे ऊपर नहीं लिख सकते, हा को हमने पहली पंक्ति में ही ऊपर रख दिया। तो जो व्यंजन थे हमने संपूर्ण व्यंजन रख दिए। अब हमारे पास बचे हैं स्वर, और वो भी महेश्वर सूत्रों में कितने स्वर हैं, 9। हमने ये लिख दिए 9 स्वर। इनको भी स्थापित करना है। तो यहाँ आ लिखा है, आ को हम यहाँ लिख देंगे, फिर है ई को हम यहाँ लिख देंगे, और जो बचता है ऊ को हम नीचे कर देंगे। फिर क्या बचता है, री और लिरी, पुनः उसी क्रम से हम ध्यान देंगे। यहाँ स्वरों में आ, ई, ऊ, री और लिरी, हमने ये 5 जो मूल स्वर हैं इन्हीं को ह्रस्व स्वरों के नाम से जानते हैं, वहाँ यहाँ रख दिए। आ, ई, ऊ को नीचे कर दिया, री और लिरी इन 5 को रख दिया। अब हमारे पास जो शेष बचते हैं ए, आय और ओ, औ, तो इनका एक जोड़ा बना लिया और एक जोड़ा इनका बना लिया। भाई यहाँ वा जो शेष है वो खाली बचेगा, तो वा को खाली नहीं रखना है, तो यहाँ हमने ए और आय रख दिया और यहाँ पर ओ, औ। ये हमारी संपूर्ण तालिका तैयार हो जाती है। और हा के बगल से हम विसर्गों को रख देंगे। यहाँ हमने विसर्गों को रख दिया, संपूर्ण तालिका हमारी तैयार हो गई। अब देखना, ये तालिका पुनः आप लोग देख लेना। सबसे पहले हमने वर्गीय व्यंजन लिखे, वर्गीय व्यंजन के तत्पश्चात अंतस्थ व्यंजनों को रखा, तो एक ऊपर एक नीचे, इन 2 को छोड़ के क्रमशः 3 में या, रा, ला और वा को नीचे रख दिया। इसके बाद उसमें व्यंजन में तो सा, 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 हा, तो पुनः एक ऊपर छोड़ के एक नीचे, तो सा, सा, सा को लिख दिया और हा को ऊपर रख देते हैं। अब आते हैं स्वरों पर। तो जो ये 5 हैं, आ, ई, ऊ, री और लिरी, हमने इन 5 स्वरों को यहाँ रखा कि आ, ई, ऊ को नीचे, फिर री, लिरी उसी क्रम में लिख दिए। हमारे पास शेष बचा ए, आय, ओ, औ, तो हमने ए और आय नीचे, वा के जस्ट नीचे ए, आय को रख दिया और ओ और औ को रख देते हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गई कि ये हमारी संपूर्ण तालिका बन गई, लेकिन अगर कभी पूछ लिया जाए कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इनके उच्चारण स्थान कहाँ है, ये तो कहीं लिखे ही नहीं है। तो अगर वो दीर्घ आ पूछता है या बड़ा आ पूछता है, तो क्या यहाँ जहाँ छोटा है इसी का उच्चारण स्थान क्या है, यही बड़ा हो जाएगा। जहाँ छोटी ई उच्चारित की जाएगी वही क्या है, बड़ी ई का भी उच्चारण होगा। जहाँ छोटा ऊ है वहीं छोटा ऊ का, बड़ा ऊ का भी उच्चारण होगा। जहाँ छोटे ऋषि है वहीं दीर्घ ऋषि का भी उच्चारण होगा। ठीक, अब इनके नाम, तो हम ऐसा कुछ देखेंगे कि जो हमारा ये मस्तिष्क होता है, हम यहाँ से चले अगर पीछे से, तो यहाँ ये कंठ होता है, या फिर ऐसा कुछ यहाँ बना ले एक अपन स्टेप के लिए कि थोड़ी बहुत समझने के लिए, माना कि देख लेते हैं। अच्छा, ये क्या है, यहाँ पर कंठ, ये कंठ है। कंठ के बाद जो ये वाला स्थान है मध्यम, ये वाला जिसे हम तालु बोलते हैं, तो ये तालु का स्थान है। और तालु के तत्पश्चात यहाँ हमारे दांत रहते हैं। दांतों के बाहर ये जो इतनी परत रहती है वो ओंठों की रहती है, और जिसमें ये दांत लगे होते हैं, ये वाला स्थान, ये स्थान किसका होता है, मूर्धा का। तो यहाँ ये मूर्धा हो जाएंगे, यहाँ ये क्या हो जाएंगे, दंत हो जाएंगे, और फिर ये नीचे क्या होंगे, ओष्ठ होंगे। हम कुछ ऐसा बना लेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ देखना कि सबसे पहले हमने क्या, कंठ को लिया, पीछे से चलेंगे कंठ, ऊपर आएंगे तालु, पर दांतों के जो ऊपर का स्थान जिसमें दांत लगे होते हैं वो क्या है, मूर्धा, और फिर दंत,
दंत और नीचे ओष्ठ, इसी क्रम से हम इनको यहां पर रख देंगे। तो देखते हैं, यहां कंठ, फिर तालु, मूर्धा, ये दंत और ओष्ठ, हमने इसी क्रम में इनको रख दिया। जिस क्रम में बनाया है उसी क्रम में रख दिया। अच्छा देखना, यहां कंठ है, ये कंठ होता है, पीछे से लेके चल रहे हैं तो कंठ, कंठ के तत्पश्चात ऊपर तालु, तालु के जो ये दांत लगे होते हैं, जिसमें ये दांत लगे होते हैं, ये वाला स्थान, ये मसूड़े या हम इन्हें मूर्धा बोलते हैं। तो ये मूर्धा, दांतों के थोड़ी ऊपर का स्थान मूर्धा, फिर ये क्या है, ये दंत हैं और ये नीचे क्या है, ओष्ठ है। यहां तक हम पहुंच गए। अब हमारे पास पुनः 3 शेष बच रहे हैं, तो ये क्या है, तो देखना, सबसे पहला प्लस लगाएंगे हम इन दोनों के मध्य में, यानी सबसे जो पहला प्लस होगा वो सबसे आगे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दंतोष्ठ। दूसरा प्लस होगा सबसे लास्ट में, तो ये क्या होगा, कंठ तालु। तो ये क्या हो जाएंगे, कंठ तालु। और तीसरा प्लस सबसे आगे वाले में और सबसे लास्ट वाले में, तो इसमें ये तीसरा प्लस लगा दिया जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कंठोष्ठ। अब आपको देखना है, ये वर्गीय, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण, वर्गीय व्यंजनों में प्रत्येक के पंचम वर्ण को हम नासिका चा, नासिका चा, या हम ये कह सकते हैं कि इसका उच्चारण जो होता है वो किसकी सहायता से होता है, नासिका की सहायता से। ये आपके उच्चारण स्थान की जो तालिका है वो कंप्लीट हो जाती है। कैसे हमने ये तालिका बनाई, आपको पुनः याद रखना है। सबसे पहले हमने वर्गीय व्यंजनों को रखा, इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है, या, रा, ला और वा, तो हमने एक ऊपर छोड़ दिया, एक नीचे या रा ला को लिखा, और जो वा है वा को सबसे नीचे रख दिया। अब पुनः उसमें व्यंजन हमारे पास 4 थे, लेकिन कंडीशन वही 5 वाली, तो एक ऊपर छोड़ के गए, एक नीचे हमने सा 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 को लिखा और हा को ऊपर रख दिया। अब स्वरों की बात आती है, तो आ, ई, उ, री और री यहां पर रखे, तो हमने आ, ई, उ को नीचे, री और री को लिख दिया। ए, आय, ओ, औ बचे, तो इन दोनों का जोड़ा बना के यहां रख दिया। अब किन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है, इसके लिए हमने ये कुछ ये समझे कि ये जो मनुष्य का मस्तिष्क है, यहाँ कंठ से लेके ऊपर का पूरा भाग है, तो जो ये क्या है, ये कंठ, कंठ यहाँ आता है, फिर ये तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो इसी क्रम में जैसे हमने यहाँ बनाए हैं वैसे ही लिख देंगे। यहाँ क्या है, कंठ है, ये तालु है, ये मूर्धा है, ये दंत है, ये ओष्ठ है, वही लिख दिया हमने, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब हमारे पास ये 3 वर्ण शेष बच रहे थे, एक तो वा और ए, आ और ओ, आओ, तो ये 3 क्रम शेष बच रहे, तो हमने इनके लिए सबसे पहले किया कि सबसे पहले आगे प्लस लगाया, दंत और ओष्ठ में प्लस का चिन्ह लगाया, तो क्या बन गया, दंतोष्ठ। दूसरे नंबर पर सबसे लास्ट में प्लस का चिन्ह लगाया, तो कंठ और तालु। और तीसरे नंबर पर सबसे आगे और सबसे पीछे, इन दोनों में प्लस का चिन्ह लगाया, तो क्या बन गया, कंठोष्ठ। ये हमारे जो उच्चारण स्थान है वो क्लियर हो जाते हैं। चलिए अब आप देखें, पेपर में पूछा जाएगा कि का उच्चारण स्थान है, या का को कहां से उच्चारित करते हैं, तो का को हम कहां से उच्चारित करते हैं, कंठ से उच्चारित करते हैं। अगर वो एक का को नहीं, कोई भी पूछ दे चा को कहां से उच्चारित करते हैं, तो चा को कहां से, तालु से। वा को कहां से उच्चारित करते हैं, तो दंतोष्ठ से उच्चारित करते हैं। अगर आपने ये तालिका बना ली तो आपको एक एक वर्ण याद नहीं करने पड़ेंगे। अगर आप ये तालिका बना चुके हैं, तो अगर आपने ये तालिका बनानी भी सीख ली है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं सीखी है तो प्रयास करना कि ये तालिका आप बना लें, ताकि आपको एक एक वर्णों को न रटना पड़े। अच्छा, ये तो उच्चारण स्थान की बात। अब संस्कृत में वो पूछता कैसे है, संस्कृत में जब भी वो उच्चारण स्थान से क्वेश्चन पूछता है तो इसमें वह सूत्र पूछता है, और सूत्र कैसे बनाए जाते हैं वो यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको। ये ऊपर का साफ किए दे रहा है, आप लोग बना लेना। कैसे सूत्र बनाए जाते हैं ये आपको विशेष देखना है। अगर ये समझ में आ गया कि सूत्र कैसे बनाए जाते हैं तो सूत्र भी रटने न पड़ेंगे, अन्यथा एग्जामिनर पूछेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा, चाहे रट के दें या समझ के। नासिका चा। चलिए
अब देखते हैं इनका कैसे हम ये बनाएं कि कैसे सूत्र पूछते हैं। अधिकतर क्वेश्चन मन में उठता है तो वो वहां पर क्वेश्चन लिख देता है कि अकुह विसर्जनीय नाम, जैसे अकुह विसर्जनीय नाम, अब वो डॉट डॉट कर देगा तो अकुह का विसर्जनीय नाम। अब वो पूछेगा कि ये क्या है, तो ये वर्ण किससे उच्चारित किए जाते हैं, कंठ से। लेकिन ये आपको कब पता होगा, जब आपने पढ़े होंगे। या तो आपको इन्हें रटना पड़ेगा, या आप रटेंगे नहीं तो आपसे बनेंगे नहीं। तो रटें भी ना, समझ लें। तो मेरा मानना यही कि अगर आप समझ लेंगे अभी अच्छी से तो इन्हें क्या रटना नहीं पड़ेगा। चलिए इसे हम साफ किए दे रहे हैं। इसका जब जो हम सूत्र बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, जो वर्ण लिखे हैं वही लिखना है, कुछ अलग से नहीं करना है। समझना है आपको कैसे लिखे हैं। अच्छा, एक चीज समझाने के पहले, जो ये वर्गीय व्यंजन है का, खा, गा, घा, अंगा, इस पूरी लाइन को लिखने के लिए या तो हम का के पीछे वर्ग का प्रयोग कर देते थे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। अगर हमने ये वर्ग शब्द लगा दिया तो ये 5 के 5 हो गई। अगर का के पीछे वर्ग लगा है तो इसका मतलब है कि का, खा, गा, घा, अंगा। या तो ऐसा ही आपके सामने लगा हो, या फिर अगर वर्ग ना लगा हो तो का में ऊ की मात्रा हो, लिखा हो को, कुछ टोतुकू लिखे होंगे तो भी बात वही है कि का, खा, गा, घा, अंगा। ये भी बात वही है, दोनों एक ही चीज है। इसकी आवश्यकता अभी आपको पड़ेगी। देखना, अब हम बना रहे हैं इनके सूत्र। सबसे पहला सूत्र बनाएंगे तो यहां क्या है, आ, हमने आ को लिख दिया। फिर क्या लिखा है, का को लिख दिया। और इस संपूर्ण वर्ग को सूचित करने के लिए ऊ की मात्रा लगा दी जाती है, तो क्या हो जाता है, कु हो जाता है। और पीछे क्या लिखा है, हा, और पीछे क्या है, ये विसर्ग। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, विसर्ग। ये संधि के नियम से विसर्ग का विसर्ज हो जाता है, और कुछ नहीं करना है। विसर्जनीय नाम कंठः, एक सूत्र हमारा कंप्लीट हो जाता है। दूसरा देखना, लिखा है ई, तो हम यहां पर ई लिख देंगे। फिर क्या लिखा है, चा, हमने चा को लिख दिया। और इस चा में ऊ की मात्रा लगा देंगे तो ये संपूर्ण वर्ग को सूचित करेगा। हमने चा में ऊ की मात्रा लगा दी, हो गया चू। पीछे क्या बचा, या, और पीछे क्या लिखा है, सा, इचू यसा। और बस पीछे कुछ नहीं करना है, इचू ऐसा नाम तालु। इन सभी के पीछे नाम बस जोड़ते जाना है। अगर आपने अभी ऐसा बनाना सीख लिया तो आपको सूत्र रटने नहीं पड़ेंगे, कुछ भी नहीं करना है। ई लिखा था, हमने ई लिख दिया। चा लिखा, हमने चा लिख दिया। और संपूर्ण वर्ग को सूचित करने के लिए ऊ लगा दिया, तो ये चू हो गया। या, सा, और पीछे नाम, इचू ऐसा नाम तालु। दूसरा सूत्र भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तीसरा सूत्र देखते हैं। लिखा है री, टा, और टा में ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टू। और पीछे रा और सा, ऋतु रसा नाम। अच्छा, ये ना लिखा है, ना का अणा सा के प्रभाव से हो गया। जब भी ये सा आता है तो इस सा के प्रभाव से ना अणा में परिवर्तित हो जाता है। तो ऋतु रसा नाम क्या हो गया, मूर्धा। चलिए, चौथा लिखा है लिरी। फिर क्या है, ता, और ता में ऊ की मात्रा लगा दी। पीछे ला और सा, लितु लसा नाम। लितु लसा नाम क्या हो गया, दंता। तो इसी क्रम में हमें ये सूत्र बनाते जाना है। अब अगला सूत्र देखते हैं तो ये क्या होगा इसका। यहां लिखा है ऊ, तो हमने ऊ को लिख दिया। यहां लिखा है पा, हमने पा को लिख दिया और पा में ऊ की मात्रा लगा दी, तो उपू हो गया। और यहां तो कुछ है नहीं, ये तो खाली है, तो इसे कर देंगे उपू पद्मा निया नाम। उपपद्मानीय नाम, और ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। ठीक, अब हम ये साफ किए दे रहे हैं, आप लोग लिख लेना वीडियो रोक के, और प्रयास करें कि आप लोग भी ऐसे ही बनाएं ताकि ये मिस्टेक ना हो। यहाँ तक अब हमारे पास ये 3 शेष बचे, वा, ए, आय और ओ, आओ। तो वा को हम क्या लिखेंगे, वा लिखा है, वा ज्यों का लिख दिया, और
वा जैसा लिखा है वैसे ही, वा और पीछे लिख दिया कारस्य, तो वकारस्य और पीछे लिख दिया नाम, वकारस्य नाम। क्या लिखा है हमारे पास? दंतोष्ठ, तो हमने लिख दिया दंतोष्ठ, या फिर इसे जोड़ देंगे वकारस्य नाम दंतोष्ठ। नीचे लिखा है अद्वैत्यो, दैत्यो नाम कंठतालु, और फिर क्या बचा है? ओ दैत्यो नाम कंठोष्ठ। औदित्यो नाम कंठोष्ठ, ये हमारे इसके सूत्र बन जाते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर है इसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? नासिका से किया जाता है। तो इसके लिए भी एक सूत्र बनता है, कौन सा? इया, मा, अंगा, अड़ाना और मा, अमंगणा, अमंगणा नाम अमंगणा नाम नासिकाचा। ये आपके जो सूत्र हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालु, कंठोष्ठ और अमंगल नाम नासिकाचा। ये माहेश्वर सूत्रों से लिखा है सूत्र। माहेश्वर सूत्रों में एक सूत्र लिखा है अमंगलनम, उसी से बना है अमंगलना नाम नासिकाचा। अगर आप इस तरीके से सीख लेंगे, अगर ये प्रयास सीख लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक एक सूत्र को आपको बड़ी अच्छे तरीके से रटना पड़ेगा, तभी जाके पेपर में याद कर पाएंगे। अच्छा, एक आध सूत्र और वहां पे वो पूछ लेता है, बोले जिह्वा मूली, जिह्वा मूली ये भी कभी कभार पूछ लेता। तो जिह्वा मूली जो होते हैं वो का के पीछे अर्ध विसर्ग होता है और खा के पीछे भी अर्ध विसर्ग होता है। तो ये क्या होते हैं? ये जिह्वा मूली होते हैं। ये जो ऐसे चिन्ह बने हैं वास्तविकता में इनका प्रयोग अभी नहीं किया जाता है, लेकिन वैदिक काल में ये ऐसे कुछ देखने को मिले हैं। जैसे यहाँ का लिखा है और यहाँ खा, अगर इसके पहले कोई ऐसा वर्ण आता है जिसमें विसर्ग लास्ट में आता है तो विसर्ग कैसा? ऐसा लिखा जाता है। और इस विसर्ग को हमने यहाँ से आधा मिटा दिया और ऊपर से आधा मिटा दिया, तो ये क्या? ये कुछ ऐसा करके चिन्ह बन गया और इसे हमने नाम क्या दे दिया? जिह्वा मूली। तो जिह्वा मूली का खा के पहले जो अर्ध विसर्ग हैं ये जिह्वा मूली। तो उच्चारण स्थान हमारे कंप्लीट होते हैं। पुनः आप इस तालिका को दोहरा लेंगे। सबसे पहले हम वर्गीय व्यंजन लिखेंगे, वर्गीय व्यंजन के बाद अंतस्थ लिखेंगे। तो या, रा, ला और वा को क्या कर देंगे? नीचे, सा, सा और हा को ऊपर कर देंगे। यहाँ विसर्ग लिख देंगे। ये स्वरों की श्रेणी आ, ई, उ, री और लृ और ए, आय, ओ, औ, इनके उच्चारण स्थान अपन ऐसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ हमने वो बनाया भी था एक चित्र टाइप का, तो आप बना लेंगे और ये सूत्र लिख लेंगे। अगर आप ये सूत्र समझ जाते हैं या आपकी समझ में आ जाता है तो ये मेरा मानना है कि आपको पेपर में रटने नहीं पड़ेंगे। और जब भी उच्चारण स्थान से कोई पेपर में क्वेश्चन पूछता है और संस्कृत से रिलेटेड है तो एक ना एक सूत्र पेपर में अवश्य आता है। ओके, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।